Hello students, very happy new year to all of you. हम चैप्टर 8 कर रहे थे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, जिसमें मैंने आपको एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच के थ्रू इक्विलिब्रियम जीडीपी या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कराया। अब नेक्स्ट जो अप्रोच है दैट इज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच एंड इक्विलिब्रियम जीडीपी। यही इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम या जीडीपी सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच के थ्रू भी हो सकता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो उसी को ही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच के थ्रू कैसे हो सकता है? केन्स के अकॉर्डिंग एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड जब दोनों एक दूसरे के इक्वल होती हैं तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम डिटरमिन होता है। हम जानते हैं कि एएस के जो कंपोनेंट्स हैं, एएस यानी कि इनकम यानी कि वाई, एएस के जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं सी प्लस एस, और एडी के जो मेन दो कंपोनेंट्स हैं वो हैं सी प्लस आई। अब आप देख रहे हैं सी जो है वो दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब जब सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल होगा तो इक्विलिब्रियम जीडीपी होगा या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होगा। सी दोनों में कॉमन है, कंजम्पशन दोनों में कॉमन है, तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट जहां एक दूसरे के बराबर होंगे वहां पे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट होगा। इसी अप्रोच को ही हम पहले करेंगे शेड्यूल के थ्रू और फिर करेंगे डायग्राम के थ्रू। शेड्यूल हमने लास्ट टाइम भी बनाई थी एडी और एएस अप्रोच में। रुपीज इन करोड़ लिया है, इनकम का लेवल लिया है 0, 20, 40, 60, 80 ये सब। कंजम्पशन 0 पर 30 है, पहले डिस्कस कर चुके हैं। कुछ ना कुछ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होता है एट 0 लेवल ऑफ इनकम। व्हेन इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस। इस लेवल पर इनकम और कंजम्पशन दोनों एक दूसरे के बराबर है। अब आप क्या देख रहे हैं, सेविंग अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो y माइनस सी करेंगे, y माइनस सी, तो ये सेविंग आ जाएगी। इनकम में से हम कंजम्पशन को माइनस करेंगे तो सेविंग आएगी, y माइनस सी, माइनस 30 आई है 0 इनकम के लेवल पर, इट मीन्स सेविंग क्या होती है, नेगेटिव होती है। और 20 में से अगर 40 माइनस करेंगे, 40 कंजम्पशन है तो सेविंग आएगी माइनस 20, यानी लो इनकम के लेवल पर भी सेविंग नेगेटिव हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि कंजम्पशन जो है वो इनकम से ज्यादा होती है, इसलिए सेविंग नेगेटिव होगी। जहां पर इनकम और कंजम्पशन एक दूसरे के इक्वल है, ब्रेक इवन पॉइंट है, वहां पर सेविंग है 0। इसके बाद आप देख रहे हैं इनकम बढ़ रही है, कंजम्पशन भी बढ़ रही है, लेकिन लेस रेट से बढ़ रही है, इसीलिए सेविंग क्या है, पॉजिटिव है। अब इन्वेस्टमेंट का मैंने आपको पहले भी बताया था कि केन्स जो है इन्वेस्टमेंट को मानता है कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो होता है जो इनकम के लेवल से इंडिपेंडेंट होता है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को केन्स क्या मानता है, ऑटोनोमस मानता है कि ये इन्वेस्टमेंट जो है वो इनकम के लेवल से इंडिपेंडेंट है, फ्री है। 0 इनकम के लेवल पर भी इन्वेस्टमेंट उतना है, इनकम राइज हो रही है तो भी इन्वेस्टमेंट उतना है, यानी इन्वेस्टमेंट जो है वो इनकम पर डिपेंडेंट नहीं है। अब हमने शेड्यूल के थ्रू क्या देखना है कि इक्विलिब्रियम जो है वो कहां पर हो रहा है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट का। शेड्यूल के थ्रू आप देख रहे हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट, देखिए कहाँ इक्वल हो रहे हैं, ये इस लेवल पर एक दूसरे के बराबर हो रहे हैं। 20 सेविंग है और 20 इन्वेस्टमेंट है, और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या है, 100 करोड़। क्योंकि हमने सेम शेड्यूल ली है, एग्रीगेट डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग भी इनकम का लेवल 100 करोड़ डिटरमिन हुआ था, यहाँ भी इनकम या जीडीपी या आउटपुट का लेवल 100 करोड़ ही डिटरमिन हुआ है। लेकिन सेकेंड अप्रोच के थ्रू where saving and investment both are equal to each other, तो ये था अप्रोच सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच का शेड्यूल के अकॉर्डिंग। अब हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में आप क्या करेंगे, वाई एक्सिस पर इनकम या जीडीपी लेंगे और एक्स एक्सिस पे ले लेंगे आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट। अब क्योंकि इन्वेस्टमेंट ईच लेवल ऑफ इनकम पर सेम है, 20-20 है, तो हम इन्वेस्टमेंट कर्व अगर बनाएंगे तो 20 पे ये बनेगा लाइक दिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस।
इन्वेस्टमेंट कर्व, स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा ये इस तरीके से, ये इन्वेस्टमेंट कर्व है। क्योंकि y का जो लेवल 0 है तो उस पर भी ये 20 है, इनकम का लेवल 20 हो जाता है तो भी ये 20 है, तो पॉइंट्स इस तरीके से आएंगे। इनको ज्वाइन करने से जो इन्वेस्टमेंट कर्व बनेगा वो बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब हम सेविंग कर्व बनाएंगे। 0 लेवल ऑफ इनकम पर सेविंग जो है वो -30 है, तो हम y एक्सिस पर नेगेटिव रेंज में स्टार्ट करेंगे। -30 सपोज यहाँ पर है। उसके बाद देखिए 20 के लेवल पर डिस सेविंग जो है वो -20 है, तो -20 इधर आ जाएगा। इस तरीके से कर्व जाएगा। तो सेविंग कर्व जो है अगर इसके अकॉर्डिंग आप पॉइंट्स लगाते हो तो बनेगा लाइक दिस। ये एसएस कर्व है, सेविंग कर्व है। सेविंग कर्व स्टार्टिंग में 0 इनकम के लेवल पर नेगेटिव सेविंग है, लो इनकम के लेवल पर भी नेगेटिव सेविंग है। यहाँ पर क्या है, यहाँ है s = 0, क्योंकि सेविंग कर्व ने x एक्सिस को टच किया तो सेविंग्स यहाँ पर क्या है, 0 है। इसके बाद देख रहे हैं इनकम बढ़ रही है और सेविंग जो है वो पॉजिटिव हो रही है। यहाँ पर सेविंग = इन्वेस्टमेंट, तो इक्विलिब्रियम हो रहा है। ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम OY जो हमारी शेड्यूल के अकॉर्डिंग 100 करोड़ डिटरमिन हुआ है। तो ये है इन्वेस्टमेंट अप्रोच के थ्रू सेविंग और इन्वेस्टमेंट का इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम लेवल सेविंग और इन्वेस्टमेंट के थ्रू से इनकम लेवल का डिटर्मिनेशन जो कि OY डिटरमिन हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर नंबरिंग करें, आप सीधा भी लिख सकते हैं कि OY इनकम लेवल जो है वो डिटरमिन हुआ है, जहां पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के इक्वल हो रहे हैं। अब हम आगे क्या करेंगे, ये जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट का इक्विलिब्रियम है ये हमेशा नहीं रहता है इकोनॉमी में। कभी सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हो जाती है तो कभी सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम हो जाती है। सपोज savings are greater than investment, तो what changes will take place to restore the equilibrium? तो इक्विलिब्रियम को रिस्टोर करने के लिए कौन से और चेंजेस आएंगे? सेविंग्स अगर ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से, तो आपको मालूम है इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट है, AD का, और सेविंग किसका पार्ट है, AS का। AS यानी कि y = y के कंपोनेंट्स हैं C + S, तो S है इनकम का यानी एग्रीगेट सप्लाई का पार्ट, और I है AD का पार्ट यानी एग्रीगेट डिमांड का पार्ट। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, सेविंग्स जो है वो ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम है। लोगों का जो प्लान लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर है वो कम है, और जो S है वो किसका पार्ट है, AS का, प्लान लेवल ऑफ आउटपुट से, यानी प्लान लेवल ऑफ आउटपुट ज़्यादा है। प्लान लेवल ऑफ आउटपुट अगर ज़्यादा है और लोगों का प्लान एक्सपेंडिचर कम है तो प्रोड्यूसर्स के पास जो है अनवांटेड स्टॉक होगा। अब अनवांटेड स्टॉक होगा तो वो उसी को क्लियर करेंगे। आने वाले टाइम में वो कम प्रोड्यूस करेंगे, यानी AS का प्लान जो है आने वाले टाइम में कम होगा, तो AS पहले से कम हो जाएगी। AS मतलब एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई यानी कि प्लान्ड आउटपुट का लेवल पहले से अगर कम हो जाएगा तो इनकम का लेवल भी कम हो जाएगा। अगर इनकम कम हो जाएगी तो सेविंग भी कम हो जाएगी, बिकॉज सेविंग इज द फंक्शन ऑफ इनकम। सेविंग इनकम पर डिपेंड करती है, तो सेविंग कम होनी शुरू हो जाएगी और ये तब तक अपने आप को एडजस्ट करेगी जब तक कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर नहीं हो जाते। अब दूसरी सिचुएशन, व्हेन सेविंग्स आर लेस देन इन्वेस्टमेंट। अब दूसरी सिचुएशन आप क्या देख रहे हैं कि सेविंग्स कम है और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, यानी प्लान्ड एक्सपेंडिचर। प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि C + I ये बनते हैं AD को हम कहते हैं प्लान्ड एक्सपेंडिचर। प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ा हुआ है, ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, जो प्लान्ड लेवल ऑफ आउटपुट है, S यानी सेविंग किसका पार्ट है, एग्रीगेट सप्लाई का, प्लान्ड लेवल ऑफ आउटपुट का। तो प्लान्ड लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो कम है और प्लान्ड लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ा हुआ है। लोग जो है वो ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना चाह रहे हैं गुड्स और सर्विसेज पर, लेकिन प्रोड्यूसर्स ने जो प्लान करा हुआ है वो कम करा हुआ है। इसका मतलब इकोनॉमी में अनफुलफिल्ड डिमांड है, यानी वो डिमांड जो पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा हुआ है। अगर डिमांड पूरी नहीं हो रही है, अनफुलफिल्ड है, तो उसे पूरा करने के लिए प्रोड्यूसर्स
आने वाले टाइम में क्या प्लान करेंगे, ज्यादा आउटपुट का प्लान करेंगे। एग्रीगेट सप्लाई यानी आउटपुट का ज्यादा प्लान करने से इनकम ज्यादा जनरेट होगी, इनकम बढ़ेगी तो सेविंग बढ़ने लग जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि सेविंग कम है तो सेविंग बढ़नी शुरू हो जाएगी, और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हो जाते। तो ये था कि सेविंग्स अगर इन्वेस्टमेंट से ग्रेटर हैं तो क्या चेंजेस होंगे, अगर इन्वेस्टमेंट से कम है तो क्या चेंजेस होंगे। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच के थ्रू हमने देखा कि इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो कैसे डिटरमाइन होता है। अब इसी चैप्टर में ही नेक्स्ट टॉपिक है शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम जीडीपी, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट चेंज हो जाता है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है तो इक्विलिब्रियम लेवल में कैसे शिफ्ट आता है वो हमने देखना है। तो सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम का डायग्राम बना लेते हैं एडी और एएस अप्रोच के थ्रू, जो कि हम पहले बना चुके हैं। इनकम और जीडीपी को आप लिखेंगे एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर आप एक्सपेंडिचर लिख लें। ये एएस या इनकम कर, एएस इज इक्वल टू वाई। उसके बाद एडी कर्व आप कर चुके हैं, एग्रीगेट डिमांड कर्व इज लाइक दिस, इसके कंपोनेंट्स हैं सी प्लस आई। एडी और एएस दोनों का इक्विलिब्रियम यहां पर होता है ई पर, और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ओ वाई डिटरमिन होता है। ये हमने पहले कर लिया है एडी और एएस अप्रोच में। अब इक्विलिब्रियम यहां पर हुआ है, अब हम क्या देख रहे हैं, शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में शिफ्ट होता कैसे है, ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट या इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अब एडी के जो कंपोनेंट है सी प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये एएस कर्व को यहां पर काट रहे हैं ओ वाई, इक्विलिब्रियम का लेवल डिटरमिन हो गया। सपोज इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है यानी इन्वेस्टमेंट में चेंज होता है, यानी कि डेल्टा आई। डेल्टा आई मान लो 100 करोड़ बढ़ता है, 200 करोड़ बढ़ता है, कितना भी बढ़ता है, तो उसके कारण से एडी राइज हो जाती है। एडी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि सी प्लस आई, आई में चेंज हो रहा है, आई बढ़ रहा है तो एडी बढ़ जाएगी। अब एडी कर्व किधर शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। आप एडी कर्व और बना लीजिए ऊपर, इसको आप AD1 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये जो AD1 कर्व बना है ये किसके इक्वल है, ये है C प्लस आई प्लस डेल्टा आई। डेल्टा आई मतलब इन्वेस्टमेंट में चेंज। जो ये पोर्शन है वो डेल्टा आई को शो कर रहा है, इन्वेस्टमेंट में चेंज को शो कर रहा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने के कारण एडी कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो गया। अब आप क्या देख रहे हैं कि एडी कर्व जो अपवर्ड शिफ्ट हो गया विच इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई, इसने एएस कर्व को यहां इंटरसेक्ट किया है E1 पर। E1 पर इंटरसेक्ट करने से अब जो इनकम का लेवल डिटरमिन हो रहा है वो डिटरमिन हो रहा है OY1, यानी पहले इनकम थी OY और अब हो गई है OY1। इनकम या आउटपुट के लेवल में इतना इंक्रीज है। अब आप क्या देख रहे हैं कि ये जो इंक्रीज है, इंक्रीज इन इनकम इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इट इज मैनी टाइम्स मोर देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। ये 2 गुना भी ज्यादा हो सकता है, 3 गुना भी ज्यादा हो सकता है, 5 गुना भी ज्यादा हो सकता है। The factor by which income increases due to increase in investment, कितने गुना ये चेंज होती है, यानी जो जीडीपी है या इनकम है इस पर मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, किसका, चेंज इन इन्वेस्टमेंट का। यानी इनकम में आप देख रहे हैं होने वाला इंक्रीज ज्यादा है, किसमें, इन्वेस्टमेंट में होने वाले इंक्रीज से। तो इनकम इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में जितने गुना बढ़ती है, द फैक्टर बाय विच इनकम इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, उसी को कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। और यही कंसेप्ट हमने आगे करना है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को डिनोट करते हैं K से। K मीन्स इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मैं अभी आपको इसके फॉर्मूले बताती हूँ।
पहले हम यहाँ ये कर लेते हैं कि इक्विलिब्रियम में शिफ्ट हुआ ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने से कर्व ऊपर शिफ्ट हुआ। सपोज इन्वेस्टमेंट में डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा, तो कर्व नीचे शिफ्ट हो जाएगा लाइक दिस। तो इसको आप क्या लिख देंगे, AD2 यानी C प्लस आई माइनस डेल्टा आई। इन्वेस्टमेंट में कमी आई है, ये भी डेल्टा आई है, इन्वेस्टमेंट में चेंज है। अब इन्वेस्टमेंट में चेंज होने के कारण देखिए एडी कर्व जो एएस को काट रहा है वो यहाँ पे काट रहा है, तो इनकम का लेवल डिटरमिन होगा OY2। इनकम जो है वो पहले से डिक्रीज हो जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट के डिक्रीज होने से इनकम में होने वाला डिक्रीज ज्यादा है, कमी ज्यादा है। तो जितने गुना ये कम होती है उसको मल्टीप्लायर का बैकवर्ड एक्शन कहते हैं। यानी मल्टीप्लायर दोनों एक्शन में, फॉरवर्ड एक्शन का मतलब राइज होना और बैकवर्ड एक्शन का मतलब इन्वेस्टमेंट में फॉल होने से इनकम का फॉल होना। तो ये दोनों तरीके से हो सकता है। अब हम करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जो कि इस डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझाया कि इनकम कई गुना बढ़ती है ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, और जितने गुना बढ़ती है उसी को ही मल्टीप्लायर कहते हैं। तो मल्टीप्लायर क्या है, मल्टीप्लायर को डिनोट करते हैं हम K से। इसको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी कहते हैं। K मीन्स इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या आउटपुट मल्टीप्लायर भी कह देते हैं। इट इज इक्वल टू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा आई। ये इनकम में होने वाले चेंज और इन्वेस्टमेंट में होने वाले चेंज का रेशियो है। इनकम में इंक्रीज होगा अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाता है, इनकम में डिक्रीज होगा अगर इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो जाता है। सपोज इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ का बढ़ने से इकोनॉमी में 500 करोड़ इनकम बढ़ गई, तो K की वैल्यू क्या आ रही है, K की वैल्यू आ रही है 5। यानी इनकम में होने वाला इंक्रीज जो है वो 5 गुना है। हम यही निकालेंगे कि कितने गुना है, कि हाउ मेनी टाइम्स इनकम मल्टीप्लाइज इटसेल्फ ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो 5 गुना, 5 टाइम्स जो है वो इनकम राइज हो रही है ड्यू टू राइज इन इन्वेस्टमेंट। तो ये मल्टीप्लायर का एक पहला फॉर्मूला है। इट इज रेशियो बिटवीन चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मल्टीप्लायर का एक और फॉर्मूला, K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। K यानी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। एक में से हम MPSC को माइनस करेंगे और 1 अपॉन दिस, तो दिस इज इक्वल टू K। या फिर K का तीसरा फॉर्मूला 1/MPS, क्योंकि एक में से MPC को माइनस करेंगे तो अपने आप ही MPS आएगा। तो K इज इक्वल टू 1/MPS। तो ये तीनों फॉर्मूले जो है आपको याद होने चाहिए। न्यूमेरिकल्स आते हैं इससे रिलेटेड, कभी आपको MPC दी होती है तो कभी डायरेक्टली ये वैल्यू दी होती है, तो कभी MPS दी होता है, और इतना छोटा सा नहीं आता है, और इससे आगे भी कुछ ना कुछ रिलेट कर देते हैं न्यूमेरिकल्स में। अब K यानी कि मल्टीप्लायर, इकोनॉमी में जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ता है उसके कारण इनकम बढ़ती है, जितने गुना बढ़ती है उसे मल्टीप्लायर कहते हैं। अब यहाँ आप क्या देख रहे हो, K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, यानी K की वैल्यू, मल्टीप्लायर की वैल्यू MPC के साथ पॉजिटिवली रिलेटेड है। जितना MPC ज्यादा होगा उतना मल्टीप्लायर की वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी। एग्जाम्पल से हम देखते हैं, K इज इक्वल टू 1/1 माइनस, सपोज MPC 0.5 है तो 0.5 लिख देंगे हम MPC की जगह, तो ये आएगा 1/0.5। तो मल्टीप्लायर की वैल्यू आ जाएगी 2, यानी इनकम इंक्रीजेस 2 टाइम्स इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज जितना हुआ है इनकम 2 गुना बढ़ती है। अब आप देखेंगे कि अगर हम MPC की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, 1/1 माइनस सपोज 0.8 कर देते हैं, तो ये आएगा 1/0.2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5, यानी इनकम 5 टाइम्स इंक्रीज होती है। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, क्योंकि MPC ज्यादा है, जितना MPC ज्यादा होगी इनकम में होने वाला इंक्रीज उतना ज्यादा होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक पर्सन का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दूसरे पर्सन की इनकम होती है इकोनॉमी में। मैं मान लो अपनी इनकम के 50 रुपए खर्च करती हूँ, 100 रुपए मेरी इनकम बढ़ी है, 0.5 MPC है, तो 50 रुपए अगर खर्च करती हूँ तो पूरी इकोनॉमी में इनकम में होने वाला राइज 2 टाइम्स होगा।
और अगर मैं अपनी इनकम में से 80 रुपीज़ खर्च करती हूँ, 20 सेव करती हूँ, तो इनकम ज़्यादा बढ़ेगी। पूरी इकोनॉमी में इनकम जो है वो 5 टाइम्स बढ़ेगी। ये आगे प्रोसेस चलता है, एक जगह पे रुक नहीं जाता है। अगला जो है, क्योंकि एक पर्सन का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम है। मैं स्पेंड करती हूँ तो दूसरे की इनकम है, दूसरा स्पेंड करता है तो तीसरे की इनकम है, तीसरा स्पेंड करता है तो चौथे की इनकम है। इसी तरीके से ये राउंड्स जो है वो चलते रहते हैं। अब हम मल्टीप्लायर का मैकेनिज्म करेंगे कि हाउ मल्टीप्लायर वर्क्स, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर भी कह सकते हैं। ये कैसे काम करता है, क्वेश्चन आ जाता है कई बार बोर्ड में, वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर आप एग्जांपल के थ्रू समझाइए। तो इसमें हम लेंगे डिफरेंट राउंड्स। इसको आप मल्टीप्लायर मैकेनिज्म भी कह सकते हो या वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर भी कह सकते हो। सबसे पहले हम लेंगे राउंड 1 2 3 4 5। इसके बाद हम लेंगे चेंज इन इन्वेस्टमेंट, फिर हम लेंगे चेंज इन इनकम, फिर लेंगे चेंज इन कंजम्पशन, फिर लेंगे चेंज इन सेविंग। सपोज इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हुआ वो 100 करोड़ हुआ। एग्जांपल के थ्रू हम इन्वेस्टमेंट का मैकेनिज्म समझ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, या इसकी वर्किंग को समझ रहे हैं। सपोज इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हुआ 100 करोड़ और एमपीसी है इकोनॉमी में 0.5। सेम एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है, वही हम कर रहे हैं। एमपीसी 0.5 होने का क्या मतलब है, एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, यानी लोगों की इनकम जितनी बढ़ रही है उसका वो हाफ कंज्यूम कर रहे हैं, इसीलिए एमपीसी 0.5 आती है। जितना इनकम में इंक्रीज होता है उसका हाफ वो कंज्यूम करते हैं, हाफ वो सेव करते हैं, तो एमपीसी आएगी 0.5। तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इकोनॉमी में एमपीसी 0.5 है और जो इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज है वो 100 करोड़ हुआ है। इस 100 करोड़ के इंक्रीज होने का इनकम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखना है। सपोज पहले 100 करोड़ रुपए, यहाँ मैंने डेल्टा आई लिखा है, इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ 100 करोड़। 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से उसी राउंड में इकोनॉमी में 100 करोड़ की इनकम जनरेट हो गई। कैसे जनरेट हो गई, सपोज मैं इन्वेस्टर हूँ, मैंने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किया, मैंने कोई बिल्डिंग बनवाई फैक्ट्री के लिए और उस पर खर्च किया, ब्रिक्स सीमेंट जो भी खरीदा, मैंने किसी से मशीनें खरीदी, कुछ भी खरीदा, मैंने एक्सपेंडिचर किया, तो जिनसे मैंने खरीदा उनकी इनकम जनरेट हो गई। पहले राउंड में ही 100 करोड़ की इनकम जनरेट होगी, क्योंकि मैंने खर्च किया है तो पैसा उनके पास चला गया, तो उनकी इनकम हो गई। तो 100 करोड़ की इनकम जनरेट हो गई। अब 100 करोड़ जिनकी इनकम जनरेट हो गई है, जिनसे मैंने मटेरियल खरीदा है, वो क्या करेंगे, वो भी कंज्यूम करेंगे। अब क्योंकि इकोनॉमी में हमने माना है कि एमपीसी 0.5 है, तो इसका मतलब वो 50 कंज्यूम करेंगे इस डेल्टा वाई में से। डेल्टा वाई यानी इनकम में होने वाला चेंज अगर 100 करोड़ है और एमपीसी 0.5 है, तो डेल्टा सी कंजम्पशन में क्या चेंज होगा, 50 करोड़ होगा, और बाकी 50 करोड़ क्या हो जाएगा, सेविंग में भी 50 करोड़ का चेंज होगा। ये जो डेल्टा वाई है ये स्प्लिट हो गया है सी और एस में। डेल्टा वाई, डेल्टा सी कितना है 50 और डेल्टा एस कितना है 50 में स्प्लिट हो गया है। अब राउंड 2 में क्या देखेंगे कि इन्होंने, जिनके पास इनकम आई थी, इन्होंने 50 करोड़ खर्च किए। इन्होंने जहां भी खर्च किए, जिसको भी पैसा दिया, उनकी इनकम जनरेट हो गई। तो यही जो 50 करोड़ खर्च हुए हैं, नेक्स्ट राउंड में ये 50 करोड़ इनकम हो जाती है, क्योंकि इन्होंने जहां भी खर्च किया होगा उनकी इनकम जनरेट हुई होगी। तो सेकंड राउंड में 50 करोड़ की इनकम जनरेट हुई। अब जिनकी इनकम जनरेट हुई उन्होंने भी खर्च किया। एमपीसी 0.5 है तो उन्होंने 25 खर्च किए और 25 सेव किए, तो डेल्टा सी रहा 25, डेल्टा एस रहा 25। अब ये जो डेल्टा सी 25 है, अगले राउंड में फिर ये इनकम हो गई 25, क्योंकि इन्होंने जहां भी खर्च किए उन लोगों की इनकम हुई, वो आगे खर्च करेंगे। अब वो इसका हाफ खर्च करेंगे 12.5 और हाफ सेव करेंगे 12.5। अब जो 12.5 कंज्यूम करेंगे वो नेक्स्ट टाइम में फिर हो गई इनकम 12.5। अब इसका वो हाफ खर्च करेंगे 6.25 और हाफ सेव करेंगे 6.25।
नेक्स्ट राउंड में फिर ये इनकम हो गई 6.25, इसका हाफ खर्च होगा 3.12 और हाफ सेव होगा। इसी तरीके से ये राउंड्स जो हैं वो चलते रहेंगे और ये तब तक होगा जब तक कि इनकम में होने वाला राइज 200 करोड़ नहीं हो जाता। और इन्वेस्टमेंट आप देख रहे हैं कि एक ही बार में 100 करोड़ बढ़ा है, तो इसके नीचे आप लिखिए 100, चेंज इन इनकम के नीचे 200। बस आप इतना करके छोड़ सकते हैं, आगे डैश डैश लगा लीजिए और नीचे टोटल कर लीजिए। डेल्टा सी ये भी होगा 100 और डेल्टा एस ये भी होगा 100। ऐसे आपने एग्जांपल के थ्रू दिखाना है। ये टोटल 10 राउंड्स हुए हैं। 10 राउंड्स में करने की जरूरत नहीं है, इतना करके इसे छोड़ सकते हैं, डैश लगा सकते हैं। अब आप क्या देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो 100 करोड़ हुआ, उसके कारण इनकम में होने वाला इंक्रीज 200 करोड़ है। तो के का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। इनकम बढ़ी हमारी 200 और इन्वेस्टमेंट हुआ था 100, तो के की वैल्यू आएगी 2, यानी इनकम 2 टाइम्स इंक्रीज होगी। अगर आप इसको एमपीसी वाले फॉर्मूले से देखना चाहते हैं तो एमपीसी हमारी है 0.5 और के का फॉर्मूला है 1/1 माइनस एमपीसी। तो 1/1 माइनस 0.5 करेंगे तो ये आएगा 1/0.5, यानी के की वैल्यू आएगी 2। तो के यानी मल्टीप्लायर एमपीसी के साथ पॉजिटिवली रिलेटेड है और एमपीएस के साथ नेगेटिवली रिलेटेड है, क्योंकि एमपीसी और एमपीएस दोनों का टोटल जो है वो 1 होता है। ये था मल्टीप्लायर की वर्किंग। इसके बाद है कि मल्टीप्लायर का फॉरवर्ड एक्शन भी होता है और बैकवर्ड एक्शन भी होता है। फॉरवर्ड एक्शन का क्या मतलब है कि जब इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होगा तो उसके कारण से इनकम में इंक्रीज होगा। और बैकवर्ड एक्शन का क्या मतलब है, जब इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगा तो उसके कारण से इनकम भी डिक्रीज होगी। इनकम में होने वाला डिक्रीज भी कई गुना होगा, जैसे कि इनकम में होने वाला इंक्रीज कई गुना होता है, ऐसे ही इनकम में होने वाला डिक्रीज भी कई गुना होगा। उसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे आप माइनस डेल्टा आई लगाओगे। जैसे सपोज 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कम हुआ है, डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है, तो आप यहाँ पे -100 करोड़ लगाओगे, तो जो मल्टीप्लायर की वैल्यू आएगी वो आएगी कि इनकम जो है वो 2 टाइम्स या 3 टाइम्स, कितने टाइम्स जो है वो डिक्रीज हुई है। तो ये था आपका चैप्टर शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। इसी के साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स।